एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको ऐसे अफसरों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अलग करने की कोशिश की है, जिन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की है और समाज को बहुत कुछ दिया है। आज हमारे साथ ऐसे ही दंपत्ति हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। एसएन सावत साहब जो कि 1990 बैच के आईपीएस अफसर हैं और इनके साथ इनकी पत्नी है सुनीता मिश्रा जो कि डीन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में और तकरीबन 20 से ज्यादा किताबें लिख चुकी हैं। सावत साहब भी लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति हैं और इसके अलावा मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं कि ये फ्रेंच भी जानते हैं, तो हम लोग इनसे कोशिश करेंगे कि फ्रेंच में भी कुछ इनसे जानने की कोशिश करें। उसके अलावा इन्होंने बनारस पे बहुत सारा रिसर्च कर रखा है, मैडम ने न्यूट्रिशन पे बहुत सारा काम कर रखा है, तो इसका फायदा मैं समझता हूं दर्शकों को भी मिलेगा। तो चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सावत सर, पहले तो हम लोग कोविड की बात कर लेते हैं क्योंकि कोविड बहुत चैलेंजिंग काम था। आपके पास लखनऊ के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी और बहुत चैलेंज था। कैसे आप लोगों ने इसको अभी पार पाया, क्योंकि कोविड तो लगातार जारी है। अक्सर जैसे आसपास के जो जिले हैं, सीतापुर है, अयोध्या है, या और भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं। तो कोविड की लड़ाई आपने कैसे लड़ी, मुझे जरा ये बताइए, और उसमें मैडम का क्या सहयोग था? ये आप जानते हैं कि ये कोविड की जो महामारी है ये काफ़ी विश्वव्यापी है और भारत में अभी भी उसका प्लेट्यू एक प्रकार लगभग आ ही रहा है, कह सकते हैं। और कितना दिन एग्जैक्टली चलेगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो इसके जो शुरुआत हुआ, शुरुआत में मैं आपको मुख्य 2-3 फेज बताना चाहूँगा। पहला शुरुआत हुआ अचानक जब बाहर से, विदेश से ये आने के संक्रमित लोग आए और उन्हीं को किस प्रकार चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद भेजा जाएगा, वो संख्या बहुत लिमिटेड था। पहला चैलेंज पुलिस के लिए वही था। उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन का डिफरेंट फेजेस रहे, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3। लॉकडाउन 1 का जो फेज था उसमें सबसे बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए किस प्रकार एसेंशियल सप्लाईज और सर्विसेज को सिक्योर करना है, क्योंकि अचानक बंद होने के कारण लोगों को तरह तरह जगह जगह पे समस्या आ रहा था। तो किस प्रकार उनका कैटर किया जाएगा, उसके लिए बहुत प्रयास किया गया। पुलिस बढ़ चढ़कर उस पर भी हिस्सा ली, उनको खाद्य वितरण करने में भी, और उसके साथ साथ जो आपूर्ति का प्रभावित ना होगा, उसके साथ साथ जो कंटेनमेंट जोन्स बनाया गया उसको कैसे मैन कराया जाए, क्योंकि ये पहली बार इस प्रकार चैलेंज था जो कि कभी हम लोगों ने देखा नहीं था। उसके सेकेंड फेज में ये आया कि एक माइग्रेंट लेबर्स का आया, जो जहां पे लोग फंसे हुए थे वो सोचे कि जब ये लंबा चलना है वो हम अपने गांव घर में क्यों ना चले जाए, हम लोग पैसे भी बहुत सारे लोगों वो भी लोगों के पास खत्म हो गया होगा। लॉकडाउन के कारण सब फैक्ट्रियां कहीं कहीं बंद हो गई, सभी काम नहीं था, तो विभिन्न जगह से प्रवासी जो है वो वापस आने लगे अपने गाँव की तरफ। ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनको डील करने का। अब उनके साथ भी समस्या फिर वही था, फिर उनको किस ढंग से कैसे क्वारंटाइन करे, गाँव को कैसे प्रभावित ना करे। प्रशासन, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट सब लोग मिलकर उसके लिए प्रयास करने लगे। तीसरा फेज रहा कि जब अनलॉक हो गया कि लोगों को अचानक ये ना लगे कि सब कोरोना खत्म हो गया, कोरोना चल ही रहा है, चलता रहेगा अभी जैसे लग रहा है कुछ समय और। तो उसमें किस प्रकार हम लोग उसके बावजूद जीवन को कैसे जिया जाए, किस प्रकार हम लोग जो है इसको टैकल करें, एंड वी हैव टू लिव विथ इट। ये जो लोगों के पास कंसेप्ट है, मास्क धारण करे, सैनिटाइजेशन रखे और विभिन्न साथ करे। उसके साथ साथ पुलिस का सबसे बड़ा चैलेंज था पुलिस में जो संक्रमण हो रहा है उसके बारे में। इसमें मैं, आपने पूछा था सहयोग क्या है, सहयोग हर स्तर में रहा। देखिए, सबसे पहले तो घर में, क्योंकि हम खुद एक्सपोज थे लोगों के साथ और तो आते थे। अब मैडम सुनते हैं। मैडम आप मुझे ये बताइए, आप आते हैं इनको घर से बाहर कर देती होंगे, मुझे लगता है सब जगह यही हालत थी। वही है, क्योंकि पढ़े लिखे होने के नाते मैं उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क कैसे, सैनिटेशन, हाइजीन कैसे आप साफ करके वो सब जो भी ड्रेस फ्रेश चेंज करके फिर घर के अंदर आए, क्योंकि घर में हम लोग भी हैं। और स्वच्छ भोजन कैसे रहे, और जितना फॉलोअर्स हैं, जितना वर्कर्स, उनको भी मास्क पहनाएं। और मैं क्योंकि न्यूट्रिशन में हूँ, मैं पीएचडी न्यूट्रिशन, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन को लेके इतनी सारी बातें हो रही हैं। इम्यूनिटी बूस्टर फूड क्या खाना है, कौन सा खाना नहीं, वो मैंने पूरा सुबह से लेके शाम तक इनको बता दिया था। और जो भी देना है, इम्यूनिटी बहुत बूस्ट करती रही। अच्छा सर, मैं अब आपके इस पे आ जाता हूँ। ये बताइए, आपने तो फिजिक्स से अपना जो है एमएससी किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में आप स्पेशलाइज थे, यूजीसी भी किया। ये लोक सेवा में आने का कैसे आपके नहीं, ये तो आप कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा कोई बाई चांस नहीं। लाइफ का टर्निंग पॉइंट आपके क्या था? नॉट एग्जैक्टली, बचपन से था कि मैं सिविल सर्विस के लिए मैं प्रयास करूंगा। अच्छा।
क्योंकि राज्य प्रशासनिक सेवा में मेरे पिताजी भी थे और उसके बाद ग्रूमिंग में ही लगता था मुझे कि मुझे कुछ लोगों से जुड़े हुए किसी सर्विस मुझे करना है। उसके लिए मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विस करना है। पढ़ाई तो निश्चित रूप से किसी चीज़ को पढ़ना होता है जो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसमें मैंने किया था। और आपने देखा होगा कि मास्टर्स के बाद मैंने डाइवर्ट किया था, थोड़ा था बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में मैं कर रहा था जो रिसर्च वगैरह था जी। तो सर मतलब कौन से अटेम्प्ट में आप हुए थे? मैं सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में हुए थे आप उड़ीसा के रहने वाले थे, वहाँ की गरीबी भी आपने देखी होगी। मैं देखा अभी पढ़ रहा था कि नक्सलिज्म को लेके आपने बहुत सारे अभियान चलाया। वहाँ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हमारा कोरापुट है, exactly. जो कि एक काफी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में गिना जाता था। यद्यपि नेचुरली और मिनरली बहुत रिच है, फॉरेस्ट रिच है, लेकिन समस्याएं बहुत है। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है काफ़ी गरीबी लोगों को, मतलब लोगों के साथ कितना कष्ट होता है, जीना कितना मुश्किल होता है। तो आप जब सीआरपीएफ में थे तो आपने मैं सीआरपीएफ में उस समय डेपुटेशन में भी जब था, मैंने कोशिश किया था कि वहाँ कौशल विकास का कई कार्यक्रम जितना आदिवासी क्षेत्र में चलाने के लिए ट्राइबल ये में, उसके दिशा में हम लोगों ने ना सिर्फ सीआरपीएफ द्वारा कुछ सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग करा के उनको जॉब दिलाने का प्रयास किया, उसके साथ साथ किसी को वेल्डिंग ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग, मिडवाइफरी कोर्स का ट्रेनिंग, गार्डनिंग का ट्रेनिंग, विभिन्न प्रकार का कम से कम 12-15 विधाओं में। वहाँ की जो गरीबी, जो तकलीफ देखी थी, उससे आपको लगता था कि आपको कुछ जीवन में कुछ लगता था कि हमें कुछ प्रयास करना चाहिए कि इनका, और मेन शिक्षा की कमी के कारण ये हो रहा है। और शिक्षा भी अगर हम स्किल एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस दें तो काफी हद तक हम या तो उनको हम सक्षम कर लेंगे, एंटरप्रेन्योर बना लेंगे, या हम एम्प्लॉयबिलिटी उनकी बढ़ा लेंगे। मैडम ये बताइए, आप लोग कैसे मिले? हमारा तो अरेंज मैरिज था। हुआ? हाँ, अरेंज मैरिज वो मेरे पापा ने किए हैं, इनका फिर उनका जीजाजी लोग मिलके भी किए हैं। नौकरी में आ गए थे तब की नौकरी के पहले? वो नौकरी में आ गए थे। कैसे बात आगे बढ़ी? कैसे आगे वो उनको पढ़े लिखी लड़की चाहिए था, ब्राह्मण चाहिए था, तो फिर वो उसी हिसाब से वो हुआ। अच्छा। तो मेरे पापा भी आईएएस ऑफिसर थे, माँ शिक्षिका थी, वो लेक्चरर थे। तो उसमें बड़ी दीदी जो है वो कमिश्नर इनकम टैक्स है मेरे से। हाँ, अभी है नागपुर पोस्टिंग। तो दोनों बहन बहुत पढ़ने में तेज थे और एक भाई था। तो फिर उसी में दोनों का शादी फिर फिक्स्ड हुआ। वो शिक्षा क्षेत्र में मेरे जीजाजी भी थे जो इनका प्रिंसिपल से परिचय, मेरे प्रिंसिपल थे। हाँ, इनके जीजाजी मेरे प्रिंसिपल थे। तो फिर वो जो है वो रोज देख रहे थे किस टाइप का लड़की क्या नहीं। फिर वो प्रपोजल लाए, मेरे पापा कहे कि नहीं बड़ी बेटी है, थोड़ी देर बाद हम आप इंतजार। तो फिर होके फिर हुआ। भगवान ने तो बात फिक्स कर दी। हाँ, लेकिन लड़के फिर मैंने वो 6 साल में कंटिन्यू किया लेक्चरशिप उड़ीसा में। अच्छा। फिर मैंने 97 में मुझे बीएचयू प्रॉपर में मैंने ज्वाइन किया एज लेक्चरर। अरे वाह। तो लेकिन वो लोग बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्टेट दे डिडंट काउंट माय सर्विस, वो काउंट नहीं किए। लेकिन मेरा वो बीएचयू में 10 साल रही, यहाँ 13 साल हो गया, 28 साल। 28 साल हो गया। हाँ, सर्विस टोटल 28 साल हो गया। और अभी हमारे 2 पुत्र रत्न हैं, 2, एक तो जॉब में है और एक पढ़ रहा है अभी। आपकी जॉब में बहुत सारे टारगेट, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ रहा था। आप यूएन में भी काम कर चुके हैं, सीआरपीएफ में भी काम कर चुके हैं, उसके अलावा आपकी बहुत सारी हॉबीज हैं। कैसे समय सब निकालते हैं सब सारी चीजों के लिए? देखिए, सभी जीवन में सभी समय का अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है, ये मैं मान के चलता हूँ। अब अगर प्रायोरिटाइज आप कर दें किस समय कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट, जैसे आपने बताया, ठीक है, मैं जब यूएन मिशन में था तो यूएन पीस कीपिंग मिशन में तो निश्चित रूप से वो एक दूसरा एक्सपीरियंस था। यूरोप में था, कोसोवो में, तो हम लोग 51 कंट्री के पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे थे, साथ में हम लोग क्या सीखे, क्या लर्न किए, एक अलग लर्निंग एक्सपीरियंस वो था। जब मैं कुछ समय इटली भी थे आप? मैं इटली में दूसरा एक कोर्स यूएन स्पॉन्सर्ड कोर्स किया था जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एवं मानवाधिकार के ऊपर, वो बात है 2007 की बात है वो। तो लेकिन जो मैं ये कहना चाह रहा था, जब जैसे किसी जॉब, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, एसएसपी के रूप में रहते हैं, डीआईजी के रूप में फील्ड में रहते हैं, तो आपके पास समय का बहुत किल्लत होता है, बहुत टाइट होता है। लेकिन कुछ जॉब में हो सकता है आप थोड़ा सा समय अपने लिए खेलकूद के लिए निकल पाते हैं, जैसे आप कमांडेंट पीएसी रहते हैं या अन्य किसी ये में रहते हैं, तो उस समय आपको अगर आपके इंटरेस्ट है तो आपको पढ़ने के लिए भी मौका मिल जाता है, आपको कुछ अपना शारीरिक फिटनेस के लिए भी अधिक समय मिलता है।
तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा किस समय आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और आप उस पर कितना समय देते हैं उस पर डिपेंड। निश्चित रूप से डिफिकल्ट है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो उससे ये मुझे लगा कि हमारे घर में शिक्षा का माहौल थोड़ा ज्यादा रहा, तो हम लोग अपना करते रहे कुछ ना कुछ, थोड़ा मुझे रुचि भी रही और बाद में मैंने ह्यूमन राइट्स में पीएचडी भी कर ली। 28 किताबें लिख दी तो आपको लगा कि हमें भी 2-4 लिखनी कम से कम पीएचडी तो इन्हीं के प्रेरणा से मैंने कर लिया। उन्होंने कहा कि आप पीएचडी तो कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक गोविंद वल्लभ पंत अवार्ड भी मिला था जिस टॉपिक में मैं मानवाधिकार जो भारत में प्राचीन काल से रहा है उस पर मेरा विशेष करके रिसर्च था। लगभग 10-15 साल से मैं उसी पे कुछ ना कुछ कार्य करता हूँ, भारतीय संस्कृति में मानवाधिकार की अवधारणा के ऊपर। तो उसी को लेकर मैं आगे बढ़ता रहा, उसी फील्ड में जितना रिलेटेड मैं समय किया। और फोकस चेंज हो जाता है जब आपने कुंभ का कार्य देखा प्रयागराज में, तो फोकस आपका चेंज हो जाएगा। उस समय आप कुछ नहीं हम सोचते हैं, सिर्फ कुंभ को कैसे हम लोग अच्छे ढंग से संभालेंगे। आपने कुंभ को इतने नजदीक से देखा, इतना काम किया, मैं भी था बहुत सारे दिन वहां कवरेज को लेके, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि पूरी दुनिया वहां इकट्ठा थी, कैसा अनुभव था आपका? जैसे कि कहा जाता है कि दुनिया का आज तक के जितने कार्यक्रम हुए सबसे बड़ा कार्यक्रम वास्तविकता भी ये है, जहां 24 करोड़ से अधिक लोग आके स्नान करके चले जाएं 50 दिन के अंतराल में। तो उसमें देखिए सबसे बड़ा ये था कि आपस में सामंजस्य रख के टीम भावना के साथ कैसे काम करें। शासन स्तर तक, उच्चतम स्तर तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी काफी सपोर्ट दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट रहा है इसमें, और हमारे तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी से डीजीपी जो रहे वो बार बार हमें गाइड करते रहे। और हम लोग वहाँ फील्ड में मैं और वहाँ के कमिश्नर, आईजी, एसएसपी, मेलाधिकारी, हम लोग सभी मिलकर हम लोगों ने प्रयास किया कि एक मन होके कैसे हम लोग काम करें, सामंजस्य रखे, एक तरफ संत समाज के साथ रखे, एक तरफ स्थानीय लोगों के साथ रखे, उधर श्रद्धालु आएंगे उनको कोई दिक्कत ना हो, करोड़ों की संख्या में उनको हम लोग कितना फ्रेंडली बिहेवियर कर सकते हैं। विशेष करके हम लोगों ने कोशिश किया कि पुलिस का बिहेवियरल पैटर्न को कैसे चेंज किया जाए। और आपने देखा ही होगा कि इधर अगर हम देखें कोरोना में जिस तरह से पुलिस ने काम किया या कुंभ में जिस तरह से काम किया, बहुत अरसे बाद उसकी बहुत सराहना हुई, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस को तो हर आदमी गाली देता है कि भाई पुलिस तो बहुत ही सारी दिक्कतें, शिकायत नहीं आई। और उसमें भी आप उस समय छुट्टी लेके गई थी जब महत्वपूर्ण समय था, मेन स्नान में शाही स्नान के समय वहां जाके अपना पूरा सपोर्ट किया, संतों को भी अपना कैसे ट्रीट करना, ये करना, क्योंकि वो लोग उसमें बहुत टची होते हैं कि हर संतों के साथ जाके बैठना। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं मैडम आएंगे तो हम उतरेंगे, नेता महंत भी कहते हैं, क्योंकि उनको भी प्यार के वो प्रेम, उनको रिस्पेक्ट चाहिए। तो उनको भी बहुत बड़े बड़े संत जब उखड़ जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, उस टाइम में महंत जी आइए वो करके पूरा प्यार से उनको फिर नहाने के लिए लिया जाता था। पूरा ये का बहुत सहयोग रहा कि तभी जब हमने देखा कि ये जो सभी अगर साथ मिलकर काम करते हैं, आपका परिवार आपके साथ है, आपके फोर्स आपके साथ है, हमारे 40-45 हजार फोर्स हमारे साथ है, पूरा एक ही ट्यून में काम करते हैं। यद्यपि वो 16 प्रकार डिफरेंट फोर्सेस है, लेकिन वो सभी एक मन होकर काम करते हैं। और उसके साथ सभी स्टेक होल्डर हमारे साथ है। जो माइक्रो प्लानिंग है वो परफेक्ट रहे, प्रत्येक जगह पे प्रत्येक लोग सेंसिटाइज रहे, और भगवान के आशीर्वाद से ये हो पाया। सर अभी लखनऊ में है, आपके जोन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको मतलब आप तो कई लेवल पे काम कर चुके हैं जी। आपको लगता नहीं है राजधानी में रहने से बहुत सारे चैलेंजेस तो अपने आप ही बढ़ जाते हैं? नेचुरली राजधानी तो ऐसी जगह होता ही है, हर जगह, हर प्रदेश में, हर देश में निश्चित रूप से है। और आप देखिए एक भी केस होता है, सीतापुर का केस हुआ था या कहीं का भी देख लें, लखीमपुर खीरी का केस, निश्चित रूप से वो प्रत्येक चीज को अटेंड करना पड़ता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का भी प्रेशर बहुत रहता है, मीडिया का भी प्रेशर रहता है। लोग जानना चाहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप तत्काल उसमें कार्रवाई करें। लेकिन ये भी मैं देखा हूं, अगर आप उस पर खरे उतरते हैं आप करने में, तो उसकी आपकी सराहना भी बहुत जल्दी होती है। सर की हॉबी क्या है? कुछ सिंगिंग करते हैं? कभी आपने सुना इनका गाना वाना गाते हुए? हाँ, वो गाना गाते हैं, सिंथेसाइजर में वो गा लेते हैं, बहुत अच्छा। एंड सही है, वो गाते हैं। मैं ये सब करती हूँ। आप भी कुछ गाती होती हैं? अच्छा, ये मैडम ने सब बनाया? ये टेबल टॉप में हर महीने 2-4 बनाती हूँ, बुद्धा का वो पूरा थीम लेके। अच्छा। और ये भी वो सब जितना डेकोरेशन। आपका ये पढ़ाई और रिसर्च के अलावा ये दूसरा शौक है आपका? हाँ, मेरा एवरीडे गार्डनिंग, मेरा पूरा टेरेस गार्डन, एक एक पॉट को पेंट करना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हॉबीज को सर पूरा करने का आपको वक्त मिलता है क्या? जी, इन दिनों में बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं
पहले बहुत रेगुलर था अपना गेम्स में, सुबह लगभग 5:30-6 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तो तक। कौन सा गेम्स खेलते हैं? मैं लगभग रैकेट का तो प्रत्येक खेल खेलता हूँ, टेनिस, अच्छा। बैडमिंटन, टेबल टेनिस में सभी खेलता हूँ। लेकिन हम लोग कुछ योगा, प्राणायाम, ये योगा सब करके 1 अपने घंटा आप को फिट करते करने की हैं। कोशिश करते हैं। बहुत ही बढ़िया। वॉकिंग, योगा में तो ये सब तो सर करती कुछ हूँ। सुनाइए, अगर आप कुछ थोड़ा बहुत कुछ। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरी जिंदगी से बिना कोई जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन क्या बात पर, है। तू जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जैसे अब बनारस में आपने बहुत काम किया है, मैं आपकी पेपर्स देख रहा था, मुझे बताइए क्या काम है ये, किस तरह का काम है? आपने बताया कि 3880 किलोमीटर की गलियां हैं खाली। एक्चुअली कैसे किया ये सारी बनारस चीजें? में कई बार मेरी अलग अलग समय में पोस्टिंग रही। जी। मैं एएसपी भी रहा वहाँ पे, हाँ। वहाँ मैं SSP कमांडेंट भी थे, रहा, हाँ। वहाँ मैं 2 बार एसएसपी रहा, सर। वहाँ मैं डीआईजी भी रहा। हाँ। तो अलग अलग समय में मेरी पोस्टिंग होने के कारण मैं बनारस को अलग अलग रूप में देखा। तो और बनारस के बहुत अच्छे जो शिक्षाविद और बनारस के जो रिलीजियस वर्ल्ड के बहुत ज्ञानी विद्वान लोगों से मुलाकात हुई। बनारस के जो कल्चरली जो बड़ा रिच थे, जैसे पंडित किशन महाराज और बिस्मिल्लाह खान, इन सबको मैं बहुत नजदीक से जानता था, बहुत अच्छे ढंग से। जी। तो वो एक श्रद्धा भाव तो उत्पन्न होता ही है। उसके साथ साथ हमने कोशिश किया कि बनारस का ये जो सांस्कृतिक एस्पेक्ट है उसी पे कुछ जानकारी अधिक करने के लिए उस दिशा में मैं और मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर के शर्मा, हम दोनों ने उस पर काफी काम किया और उसके मैन्युस्क्रिप्ट तो तैयार है, अभी उसका पब्लिकेशन नहीं हुआ था। हम लोगों ने काशी के जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसी के ऊपर हम लोगों ने काफी काम किया था। एक जो लोकलोचन में नहीं है कई सारे चीजें, उसके बारे में कई सारे कंफ्यूजन से उसको हम लोगों ने विभिन्न स्थान से पढ़कर, मौके पर देखकर उससे किया। कुछ चीज जो लोक में श्रुति में है, मतलब एक दूसरे से सुना है, कहीं लिखा नहीं है, उसको हमने लिखने की कोशिश किया कुछ चीज। तो ऐसे कई सारा चीज हम लोगों ने किया है। ये एक प्रयास रहा है। कानून व्यवस्था को देखना एक अलग चैलेंज होता है, लेकिन इसको किस हृदय से आदमी देखे। बनारस की गलियां हैं, आप किसी बनारस तो गलियों में बसता है। बिल्कुल, और उसकी आत्मा तो उसी आप जानते हैं। यही मैं आपसे जब इनफॉर्मली बात कर रहा था, हमें जब ये सब स्टडी कर रहे थे और वहाँ पे बहुत लोगों को अभी भी पता नहीं है कि जैसे नवदुर्गा के समय अलग अलग दुर्गा मंदिर में पूजा होता है, नवगौरी भी है। क्या बनारस के रहने वाले हैं जानते हैं? नवगौरी देखे हैं आप? लेकिन बहुत लोग नहीं देखे हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इतनी सारी चीजें हैं वहाँ। 4 धाम भी एग्जिस्ट करता है। 4 धाम का एक छोटा, इतनी पुराने मठ और मूर्तियां हैं, इतने सारे चीज है वहाँ पे। आप जितना जानकारी करो उतना आपको नया नया मिलता है। अब आप फ्यूचर किस तरह से देखते हो? फ्यूचर आपको क्या मन है, क्या करना चाहिए, क्या करेंगे? फ्यूचर, क्योंकि मनुष्यत्व तो एक ही बार मिलेगा और कहाँ और कोई भी कैसे बने, हमेशा सेवारत होके। और मोस्टली जो जितना पढ़े लिखे नहीं, एजुकेशन के ऊपर और उनको आगे बढ़ाने के लिए भी हमने जो जितना भी और कुछ ऑब्जर्वेशन वो दे सकते हैं, उनको आगे उनको करने के लिए हम लोग का प्रयास रहेगा कि पढ़े लिखे होने के नाते सभी को अच्छा और ये एक संवेदनशील और एक अच्छा नागरिक के रूप में हम उनको आगे बढ़ाएं। सर, आपको लगता है क्या अभी और बाकी है जिसको अभी आपको करना है? कानून व्यवस्था तो आप उसको कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छे से अच्छे करें, अपने फील्ड में काम कर ही रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या करना है? जैसे आपने उड़ीसा में किया, अपने जिले में किया, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए भविष्य को लेके? अभी आपने कुछ सोचा होगा, मुझे लगा मैं उसको यहाँ पे कोशिश किया, यहाँ भी जो संबंधित अधिकारियों से कई बार, और कुछ काफी उन्होंने भी किया है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि जो एक्सपेरिमेंट्स हमने किया था वो इतना खर्चीला भी नहीं है। अगर उसको सीरियसली किया जाए, सभी आदमी को सक्षम कर दिया जाए किसी ना किसी कौशल से, बहुत अच्छी, तो वो निश्चित रूप से जो है
उसको बहुत उसकी जिंदगी फायदा बदल मिलेगा। ये मैं अभी देख रहा था, जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें भी मैं देख रहा था, कौशल पर उसमें जोर दिया है कि बहुत क्लास 8 के बाद से उन्होंने शुरू किया है। तो अगर एट के बाद ही लड़के पढ़ना छोड़ देते हैं। 8 के बाद अगर वो सक्षम हो गरीब जाता है है तो किसी सक्षम। ट्रेड में, तो कोई जरूरी नहीं कि उसको हर चीज आत्मनिर्भर में कैसे BA में करना। एग्जैक्टली, वो देश को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसको भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए ये बहुत फायदा रहेगा। इस दिशा में और काम किया जा सकता है। मुझे मौका जब मिलेगा मैं निश्चित रूप से इस पर करूंगा। ये फ्रेंच भी जानते हैं? हाँ, फ्रेंच हम दोनों जानते हैं। दोनों जानते हैं? दोनों। पहला कोर्स हम दोनों साथ में किए थे। क्या बात है, एक कहाँ कोर्स किया मैंने आपने? अलग हम BHU में। बीएचयू में किया। तो कभी आप लोग हाँ, फ्रेंच में एक दूसरे करते थे। अभी 16 साल में। कैसे हम 5 लैंग्वेज लिखना पढ़ना जानते हैं। 5 तो बस एक एक थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे ओडिया तो जानते हैं? मातृभाषा है। हाँ। तुम्हें केमती अच्छा, ଆପଣ କେमती अछंती, आप कहेंगे आप कैसे हैं? मु भल अछि। हम थोड़ा सा बंगला से मिलता है। बेंगली स्टाइल, थोड़ा बेंगली पूरा बोलले छे। अच्छा, ताड़ाताड़ी असुन शिगी शिगी असुन, আমাকে একটু জাল দাবো, वो तो दाल दो, वो भी हो जाता है। इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, फ्रेंच, संस्कृत सब जानते हैं। 6 भाषा हो गया। तो लोक सेवक होने मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपकी भाषाओं ने कभी आपकी मदद की? एक आपको देखा होगा, मैं फ्रेंच जानने के कारण मैं इटली में जो ट्रेनिंग किया इंटरनेशनल पीस एंड ह्यूमन राइट्स का, उसका लैंग्वेज जो है फ्रेंच लैंग्वेज था। क्या बात। उस ट्रेनिंग का लैंग्वेज जो है फ्रेंच लैंग्वेज था। 3 महीना फ्रेंच लैंग्वेज। एक बार बहुत मतलब बहुत सहूलियत रही हो। वो फायदा हुआ एक बार, नहीं तो वो सिलेक्शन ही नहीं होता उस ट्रेनिंग में जाने के लिए। फ्रैंकोफोन ट्रेनिंग। देखिए ये फ्रेंच कराने का फायदा देखिए सर को मिला है। डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा भी कर डाले। चलिए सर, हम उम्मीद करेंगे कि आगे का जो भविष्य होगा वो आपका बहुत अच्छा होगा। आप और नए बहुत बहुत शुभकामना। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हम बधाई और शुभकामना देते हैं। कोरोना मुक्त रहने की प्रयास करिए और घबराइए मत। बिल्कुल बिल्कुल जो है इसका हम लोग अच्छे ढंग से सामना करेंगे, लेकिन उसके लिए सतर्कता रखना बहुत जरूरी है। और हम लोग अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करना सीखें, ताकि समाज में ये जो समस्याएं हो रही है, ये समस्या अपने आप काफी कम हो जाएगी। दूसरों को आदर करना सीखे। तो ये जो हम लोग कह रहे हैं कि आज किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ अपराध हो रहा है, ये अपराध होना कम हो जाएगा। जो सोशल प्रेशर है हमारा है, ये इसको हमको पहले जैसे अगर रखते हमारा संस्कृति जैसा था, ये हमारा बहुत होगा और इसमें पीस रहेगा समाज में। तो इस शो में देखिए हमने आपको एक ऐसे अफसर से मिलवाया जिसके पास बहुत सारे गुण हैं, और उनकी जो अर्धांगिनी है उन्होंने भी बहुत सारी नई बातें बताई। तो इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि हम आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलवाएं जो आपको बहुत कुछ दे के जाए। तो इस सप्ताह एक अवसर ऐसा में भी इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।